Welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी जो कि वीएसी का एक सब्जेक्ट है उसका यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है? वो नॉलेज या वो स्किल्स जो किसी भी इंडिविजुअल को उसके फाइनेंसेस के बारे में बताती है, जिससे कि वो एक परफेक्ट डिसीजन ले सके कि वो अपने फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करेगा। इसके अंदर काफ़ी कंसेप्ट्स इन्वॉल्व्स होते हैं, जैसे कि बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग डेब्ट। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें इंडिविजुअल्स को एजुकेट करना होगा बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट्स के बारे में, और उन्हें ये बताना होगा कि किस तरह से वो अपने फाइनेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए इंडिविजुअल जो है फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प से कर सकते हैं, और फाइनेंसिंग काउंसलिंग सर्विसेज यानी कि किसी काउंसलर की हेल्प से फाइनेंस की काउंसलिंग कर सकते हैं। और जब किसी की भी फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव हो जाती है तो इससे क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने फाइनेंसेस के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाता है और वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेता है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी की? वही सारी चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस की कि इन्फॉर्म डिसीजन ले लेता है, अब कि किस तरह से वो अपने मनी को मैनेज करेगा, फ्रॉड और स्कैम से बच सकता है, अपनी ग्रोथ को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, उसके ऊपर जो भी बर्डन है सोशल वेलफेयर सिस्टम का वो रिड्यूस हो जाता है, और उसकी सोसाइटल वेलबिंग यानी कि इन शॉर्ट कह सकते हैं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू तुम अपने मनी को अच्छे से मैनेज और एक्सेस करना सीख जाओ, ताकि तुम्हारा जो भी लाइफ गोल है या जो भी एसेट्स है तुम उसे अचीव कर सको। इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। इन सभी जो सारी हमें फ्यूचर नीड्स होती हैं उन सभी को कॉम्प्रहेंसिवली प्लान किया जाता है। गोल क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का? ये इंश्योर करना कि जो भी फ्यूचर में जो भी तुम्हारी लाइफ गोल्स हैं उनको मीट करने के लिए तुम्हारे पास इनफ मनी जो है वो अवेलेबल रहेगा। ये क्या करता है? ये तुम्हें एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है तुम्हारे ड्रीम को रियलाइज करने का, कि तुम किस तरह से अपने फाइनेंसेस को इस सिस्टमेटिक वे में प्लान करके चलोगी, जिससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर। एनी स्लीपलेस नाइट के बिना तुम रह सको, यानी कि कभी भी तुम्हें ऐसी कोई टेंशन ना हो कि तुम्हें ये सोचना पड़े फ्यूचर में जाकर कि अब हम पैसे अपने किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। एकदम तुम रिलैक्स हो, तुमने शुरू से सब कुछ अच्छे से किया हुआ है। अब अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी कोई इमरजेंसी नीड्स भी आ जाती है पैसों की, तो फिर तुम इजीली जो तुम्हारी सेविंग्स है तुम उसका यूज़ कर सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड क्यों होती है? अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को देखने के लिए, फिर चाहे वो तुम्हारे एसेट्स, लायबिलिटी, कैश फ्लो, फाइनेंशियल ग्रोथ, रिस्क एपेटाइट, किसी भी चीज़ को कंप्लीट फाइनेंशियल सिचुएशन को जानने के लिए, सिस्टमेटिकली प्लान करने के लिए कि तुम्हारा फाइनेंशियल गोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं फ्यूचर की, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, चाइल्ड प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये सारी चीज़ें। ये इंश्योर करने के लिए कि तुम्हारी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो जो है तुम बेटर बनाओगे और सिक्योर करोगे खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अच्छे से जानना कि तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, और लॉजिकली जो है अपने एसेट्स को और अपनी खुद को उसकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैनेज करना। रेगुलरली देखना कि तुम्हारे फाइनेंशियल प्लान्स जो है वो प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उससे तुम्हें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं तुम्हें कोई चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है उसके अंदर। अब स्टेप्स क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के? पहले बता चुके फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर तुम अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करते हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इवेलुएट करके एक प्रॉपर प्लान बनाते हो कि किस तरह से तुम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। अब उसके अंदर स्टेप्स क्या है? एक्सेसिंग द current finance status, setting financial goals, developing a financial plan, implementing the plan, monitoring and revising the plan. Assessing the current financial status क्या है? इसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे से इवेलुएट कर लो, मतलब देख लो कि तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारे एक्सपेंस क्या होते हैं, तुम्हारा डेब्ट क्या है, तुम्हारे पास एसेट्स क्या क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या क्या है, ताकि तुम प्रॉपरली जान सको कि तुम्हारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो एग्जैक्टली है क्या।
सेटिंग फाइनेंशियल गोल, अब तुमने ये तो देख ली तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अब उसके बाद परफेक्ट जो तुम्हारा गोल है वो सेट करना, सब कुछ को ध्यान में रखकर रियल गोल जो पॉसिबल हो। ये नहीं कि कुछ भी कर ले कि मुझे अंबानी बनना है। भई अंबानी बनना इतना आसान नहीं है। मुश्किल नहीं है बट आसान नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्ली देख कर चलो कि हाँ, इस तरह से करने से हम अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। तो उतना ही गोल रखना पहले। अगर नहीं तुम हद से ज़्यादा गोल रख लोगे तो धीरे-धीरे डीमोटिवेट होने लगोगे। डेवलपिंग अ फाइनेंशियल प्लान, अब जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल प्लान्स है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स करना, उसको आउटलाइन कर लेना सारे स्टेप्स को कि किस स्टेप्स को लेकर तुम अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुँचोगे। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अब फाइनेंशियल प्लान तुमने डेवलप कर लिया यानी बना लिया, अब उसको एक्शन में लाओ। यानी कि उसे अपने डेली लाइफ में पुट करो, उसको यूज़ करो। और उसके बाद क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉनिटरिंग एंड रिवाइजिंग द प्लान, में बार बार देखते रहो कि तुम्हारा जो प्लान है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं तुम्हें उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं, अगर है तो वो चेंजेस करो, बट हाँ इंश्योर करना कि तुम्हारा जो भी फाइनेंशियल गोल है तुमने सेट किया तुम उसे अचीव कर सको। अब फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या है। अच्छा फाइनेंशियल प्लानर कौन होता है, जो अपने फाइनेंशियल प्लान को वर्बली और रिटर्न फॉर्म दोनों में अच्छे से डिटेल से लिख कर रखे अपने क्लाइंट के लिए, ताकि वो पर्सन भी अवेयर हो सके कि क्या उसे अचीव करना है तुम्हारे फाइनेंशियल प्लान्स के थ्रू। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर एसेट एलोकेशन, टैक्स कंसिडरेशन और एस्टेट प्लानिंग। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसके अंदर इन्वॉल्व करता है कि अपनी जो भी तुम्हारा रिस्क है उसे मिनिमाइज करना, और उसको कैसे कर सकते हो तुम लोग जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ कवर, इन्वेस्टमेंट, सबको अच्छे से मैनेज करना टू प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू वन सेल्फ एंड फैमिली, अपने खुद को और अपनी फैमिली को इनकम सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर। प्रॉपर एसेट्स एलोकेशन में क्या आता है, इसमें इन्वॉल्व होता है कि प्रॉपरली इन्वेस्ट करना अपने एसेट्स में, ताकि तुम अच्छे से अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सको, जैसे कि डेब्ट टू इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, कमर्शियल पेपर्स, इन सबसे। Thumb rule for this is investment in debt should be equal to one's age and remaining amount should be in the equity। यानी क्या है, इसके लिए मेन थंब रूल क्या है, मतलब मेन रूल क्या है कि जो तुम्हारा डेप्ट है वो तुम्हारे एज के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो भी तुम डेप्ट में अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तुम्हारे एज के इक्वल होनी चाहिए, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो इक्विटी के। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रिस्क एप्टाइट एंड इनकम लेवल ऑफ अ क्लाइंट, एडुकेट अमाउंट ऑफ, मतलब मेनली ये ज़रूरी नहीं कि तुम इसी पर ध्यान रखो, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे आगे जाकर रिस्क के कितने चांसेस है और तुम्हारा इनकम लेवल क्या है। नेक्स्ट वन, टैक्स कंसिडरेशन, यानी कि अपना प्रॉपर टैक्स प्लान करना, ताकि जो तुम्हारा टैक्स बर्डन है वो अच्छे से रिड्यूस है, तुम्हारे ऊपर एक बार साथ टैक्स ना आ जाए, या फिर तुम ज़्यादा अपने लिए डेब्ट जो है उसको अट्रैक्ट ना कर लो खुद की तरफ। स्टेट प्लानिंग, एक प्रॉपर स्टेट प्लानिंग क्या होती है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ टास्क दैट सर्व टू मैनेज एन इंडिविजुअल एसेट बेस्ड इन द इवेंट ऑफ देयर हेल्पलेस और दैट। ये जब भी तुम्हारा फ्यूचर के बेसिस को सोचकर अपने जो भी तुम्हारे एसेट्स हैं उनको प्रॉपर प्लान करके रखना है। यानी कि जैसे नहीं होता लोग अपने ज़मीन जायदाद होते हैं अपने बच्चों के नाम लिख देते हैं, अपना कोई वारिस जो है वो डिसाइड करके रखते हैं, पहले से विल बना कर रखता है कि हाँ हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे बच्चों को मिलेगी, या फिर हमारे पोतों को या पोती को, या फिर कोई कुछ लोग अपने दोस्त को, या फिर कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो दान में भी दे देते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर सब कुछ देखकर अपनी विल को पहले से डिसाइड करके रखना, एक फ्यूचर के कंडीशन को सोच कर कि हाँ ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कभी डेथ हो गई तो, या हमारी कोई ऐसी हेल्पलेसनेस रही कि हम सही समय पर ऐसा नहीं कर पाए, तो इसलिए पहले से वो लोग कर रखते हैं। अब पर्सनल फाइनेंस क्या है, यानी कि किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की खुद की फाइनेंसिंग, एक इंडिविजुअल की खुद की सिचुएशन कैसी है, उसकी एक्टिविटी, इन सबको ध्यान में जो रखकर फाइनेंस होता है वो पर्सनल फाइनेंस होता है। इसलिए पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग जो होती है वो आपको प्रोवाइड करती है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी खुद के फ्यूचर के लिए, ये सब ध्यान में रखते हुए कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और आपकी जो एबिलिटी है वो किस तरह से अफेक्ट करेगी आपके गोल्स को और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फ्यूचर में। एग्जाम्पल क्या है इसके, बाइंग अ फैमिली हेल्थ कवर, मतलब अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ कवर बाइक खरीद लेना, डेप्ट को मैनेज करके चलना, रिटायरमेंट के लिए पहले से ही प्लान करके रखना, इन्वेस्टिंग टू सेव टैक्सेस इन एफिशिएंट मैनर, यानी कि टैक्स को अच्छे मैनर में सेव करने के लिए इन्वेस्ट करना, फ्यूचर जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है,
Financial product refers to various types of investment vehicles, insurance policies, and banking services offered by a financial institution to help individual and business manage their finances, achieve their financial goal and protect their assets. यानी कि क्या है, शॉर्टकट में बोला जाए तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्प करती हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको सर्विसेज ऑफर की जाती हैं जो एक इंडिविजुअल की या फिर आपकी बिजनेस की आपके फाइनेंस को मैनेज करने में हेल्प करती है और फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं और आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करती हैं. अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स क्या है, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट. सबको पता है क्या होते हैं, यानी कि ये वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं जो अलाउ करते हैं किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस को मनी डिपॉजिट करने के लिए और उस पर इंटरेस्ट अर्न करने के लिए और विदड्रॉ करने के लिए फंड्स एज जैसे कि जब जब नीडेड हो तब. अब क्रेडिट कार्ड और लोन्स ये भी सबको पता है, यानी क्रेडिट कार्ड क्या होता है, या फिर या तो लोन्स ले लो किसी से, यानी कि पहले बोरो कर लो और फिर समय के साथ इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को चुका दो, या फिर क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग पहले कर लो बट पैसे आपको जो है जब आपके पास आता है तब पे करते हो. बट ये नहीं कि जब आपके पास आता है, अगर आपके पास 4 साल बाद आए तब पे करते हो, नहीं, एक लिमिटेड टाइम लिमिट होती है. आपको पता होता है कि इस टाइम से पहले हमें फ्यूचर में जो पैसे अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी. बट हाँ, करंट सिचुएशन में एट द राइट टाइम आप जो है वो क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो. अब म्यूचुअल फंड्स बहुत चलता है भैया, एड इसका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें ये वगैरह वगैरह कि मतलब ऑनलाइन मार्केट पे आप अपने पैसों को लगाओ, स्टॉक्स पर लगाओ और उसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो. अब स्टॉक्स और बॉन्ड्स क्या है, यानी कि किसी कंपनी के आपने अपने स्टॉक्स खरीद लिए या फिर आपने पैसे किसी कंपनी को दिए हैं तो उन सब के बदले में जो आपको मिलता है वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट होती है. इंश्योरेंस पॉलिसीज ये वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके पोटेंशियल लॉसेस को जो भी आपके फ्यूचर में हो सकते हैं बिना कोई भी ना सोचे हुए. हमें पता होता है कि कभी भी हमारे फैक्ट्री के आप समझ लो फैक्ट्री का इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आग लग गई, आपको नहीं पता ना कि आग लगने वाली, बट अगर आग लग गई तो आपको उस समय में जो है आपकी फाइनेंशियली जो है हेल्प हो सकती है. रिटायरमेंट अकाउंट यानी कि वही जैसे कि आप रिटायरमेंट के लिए अपनी सेव करते जा रहे हो किसी भी प्लान के थ्रू. बहुत सारे प्लान्स होते हैं, तो सबसे जो फेमस प्लान होता है पेंशन प्लान, यानी कि पेंशन, सबको पता है पेंशन प्लान क्या होता है, अपने फ्यूचर के लिए सोच समझ के जो पैसे सेव किए जाते हैं वो. अब इन सब के बाद जो आती है दैट वन इज सेविंग. सेविंग क्या है, यानी कि जो हमारे पैसे हमने कमाए और जो खर्च किए उन सब के बाद जो हमारे पास बचा वो हमारी सेविंग होती है, उनको माइनस करके. यानी कि शॉर्टकट में बोला जाए तो हमारे पास जो भी इनकम आया, इनकम में से हमने अपने एक्सपेंस को माइनस किया तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारी सेविंग्स होगी. अब ये 2 तरीके होते हैं अपने सेविंग को मेजर करने के. पहला वही मैंने बताया कि अपने इनकम में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर लोगे तो, या फिर बैलेंस शीट को एग्जामिन करो यानी अपनी प्रॉपर्टी और डेब्ट्स को एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड मेजर द इंक्रीज इन नेटवर्थ. बिगनिंग में क्या था और एंड में क्या था और लास्ट में जो भी आपका नेटवर्थ है उससे पता चल जाएगा कि कितना आपको आपकी सेविंग्स हुई है. ठीक है, आपकी जो टोटल नेशनल सेविंग्स होती है यानी कि जो नेशनल सेविंग है वो कैसे मेजर की जाती है, एक्सेस ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल इनकम में जो भी एक्सेस है ओवर कंजम्पशन, जो भी कंजम्पशन है एंड टैक्सेस एंड इज द सेम एज नेशनल इन्वेस्टमेंट. नेशनल इन्वेस्टमेंट भी सेम तरीके से ही की जाती है, इसलिए जो नेशनल इनकम अकाउंट है उसमें जो सेविंग है वो हमेशा इक्वल होती है इन्वेस्टमेंट के. अब इसके लिए अल्टरनेटिव मेजर क्या है सेविंग का, इज टू एस्टिमेट चेंज इन टोटल नेट वर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब सेविंग की बेनिफिट्स क्या क्या है, अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स, अवॉइडिंग डेब्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अर्निंग इंटरेस्ट, पीस ऑफ माइंड. यानी कि फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है हमारी जो सेविंग्स है, यानी कि फ्यूचर में आपको कोई भी चीज़ करना है. हम लोग पहले से प्लान होने चलते हैं ना कि हमें आगे जाके घर खरीदना है तो हम अभी से सेविंग करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं ताकि हम समय पर अपना घर खरीद सके. या फिर अवॉइडिंग डेब्ट को अवॉइड करने के लिए, यानी कि समझ लो तुम्हारे पास अचानक से तुम्हारे पास किसी का कर्जा है, तुम्हें वो चुकाना है अभी के अभी. अब तुमने जो सेविंग की हुई थी वो तुम इस वक्त में उसको यूज़ में ला सकते हो. फाइनेंशियल सिक्योरिटी तुम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर तुम्हारी जॉब चली गई तो उस वक्त में ये तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. अर्निंग इंटरेस्ट अर्न करने में भी हेल्प करता है. अब तुमने जैसे कि अपनी सेविंग्स जो भी थी वो अपने बैंक में डाल दी, बैंक अकाउंट में जो डिपॉजिट कर दी, तो उस पर तुम समय समय पे इंटरेस्ट जो तुम्हें अर्न करते रहोगे. पीस ऑफ माइंड, तुम अपने हर तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस से जो है वो रिड्यूस रहता है, तुम्हारे मन में शांति रहती है, तुम्हें पता है कि कभी भी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे पास उतने पैसे हैं जो तुम यूज़ कर सको.
अब ये हमारा लास्ट टॉपिक नहीं है, इसका एक और टॉपिक है, पहले ये कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसके बाद ये यूनिट 1 मैं आज ही ख़त्म कर दूँगी थ्योरी पार्ट, कोशिश करती हूँ। बट अगर जहाँ तक बात है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी रिटन नोट्स की, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो रिटन नोट्स से ही करने में मज़ा आता है। तो उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी। आज के लिए यूनिट 1 ही है, इससे पहले हम लोग इंटरनेशनल बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी मैं उनकी यूनिट 2 भी अपलोड कर दूँगी। आराम-आराम से करें ताकि आप लोग भी आराम-आराम से अपनी तैयारी कर सको, बट कोशिश करूँगी मैं ज़रूर कि पेपर से पहले ही मैं आपके सारे नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूँ। सो टेंशन ना लें, ध्यान से चैनल के साथ बने रहें, डेली अपडेट जो है वो देखते रहें। सो मैनेजमेंट स्पेंडिंग और प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। अब मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग कैसे होती है, ये कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटजीज हैं, उनको फॉलो कर कर डिवाइजिंग अ बजट, कटिंग डाउन ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइंड वेज टू सेव, मोड ऑफ सेविंग, ट्रैक योर स्पेंडिंग, मेक प्लान्स टू पे ऑफ योर डेब्ट, पे योर बिल्स टाइमली। डिवाइजिंग अ बजट क्या है कि पहले अपना जो भी तुम्हारा इनकम और एक्सपेंस है उसको अच्छे से देख लो, उसको एक जगह लिख लो। अब एक्सपेंस को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, और 50-20-30 के अप्रोच में, यानी कि एलोकेट इनकम इनटू हाउसिंग, डेब्ट सेविंग एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी कि अपनी जो इनकम, जो भी तुम्हारा इनकम है उसको हाउसिंग में, यानी कि पहले किस में करो कि तुम्हारे घर में जो भी खर्चा है, फिर डेब्ट और सेविंग में डालो, और फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में डाल दो। अब कटिंग डाउन ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर क्या है, यानी कि जो भी अननेसेसरी जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है उन सबको भी मत, उन सब पे पैसे वेस्ट मत करो। पर्सनल चॉइसेस, कंसीडर पर्सनल प्रायोरिटीज टू कट डाउन ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करने की सबसे पहले तो पर्सनल चॉइसेस कि आप खुद चाहते हो अभी फालतू के पैसे वेस्ट करना। आपने अभी भी ड्रेस ली थी, बट आपको फिर से आपको किसी फंक्शन में जाना है, आपके पास एक ही नई ड्रेस पड़ी है जो आपने सिर्फ एक बार पहनी, बट नहीं, आपको फिर से दोबारा नई ड्रेस चाहिए। ऐसी चीज़ों में पैसे वेस्ट करने से कोशिश करो कि ना करो। स्पेशली गर्ल्स, हम गर्ल्स को चाहिए होता है ना हर फंक्शन में एक नई ड्रेस, उसकी मैचिंग ईयरिंग, उसकी मैचिंग सैंडल्स, उससे मतलब सब कुछ मैचिंग चाहिए होता है। तो बस कोशिश करो कि सारी हरकतें ना हो, थोड़े से पैसे अगर आप लोग भी बचा सको अपने फैमिली वालों के तो बचाओ यार। एटलीस्ट कम से कम ड्रेस का चलो फिर भी समझ आता है, बाकी चीज़ें तो हैंडल हो सकती है ना, बाकी सारी चीज़ों में तो पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है अल्टरनेटिव ऑप्शंस, यानी कि उसकी जगह बहुत और भी दूसरे ऑप्शंस देख लो कि किस तरह से तुम वो पैसे बचा सकते हो, यानी कि कोई यूनिक वे ढूंढ लो। तुम्हारे अकॉर्डिंग एग्जांपल देती हूँ कि तुम्हारे पास कोई पुरानी ड्रेस है, बट हाँ, उस पुरानी ड्रेस को किसी थोड़ा सा इम्प्रूव करके, इम्प्रोवाइज करके तुम पहन सकती हो जिससे तो और नई लगे या कोई नई डिज़ाइन लगे, ठीक है। फाइंड वेज टू सेव, पैसे को सेव करने के लिए वेज ढूंढो। बहुत सारी सेविंग स्कीम्स है जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए लॉन्च किया, उन सबको, उनमें से कोई भी आप जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग, अपने रिटायरमेंट के लिए सब सोच समझ कर, यानी कि कम ही एज में अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स जो है वो शुरू कर दो। अपना रिटायरमेंट गोल जो है वो एक सेट करके रखो, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में जाकर इतने सारे एक्सपेंस करनी पड़ सकती है रिटायरमेंट के थ्रू। टैक्स एफिशिएंसी, टैक्स इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखते हुए और रिटायरमेंट अकाउंट ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करना। 4 को तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बाकी जो 3 है वो बहुत ही नॉर्मल है कि ट्रैक योर स्पेंडिंग, यानी अपनी स्पेंडिंग पर ध्यान दो, अपनी स्पेंडिंग को देखते रहो कि तुम कितना खर्चा जो है वो कर रहे हो। मेक प्लान्स टू पे ऑफ योर डेब्ट, यानी कि अपनी डेब्ट को पे करने के लिए परफेक्ट प्लान बनाओ। पे योर बिल्स टाइमली, अपने बिल्स को जो है टाइम पर पे करो ताकि तुम्हारे फ्यूचर में कोई डेब्ट रहे ही ना। अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन्वॉल्व कंट्रोल ऑफ मनी, यानी तुम्हारे पास जो भी मनी है उस पर कंट्रोल बनाकर रखना, एक हैबिट बनाकर रखना सेविंग की, और एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर को अवॉइड करने की। एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सेसिव, यानी ज़्यादा एक्सपेंस मत करना ये। अब इसके कुछ स्टेप्स क्या है, प्रिपेयर अ मंथली स्पेंडिंग बजट एंड स्टिक टू इट। अपने एक मंथली स्पेंडिंग बजट, यानी डिसाइड कर लो तुम अपने मंथ पे इतना ही स्पेंड करोगे, और कोशिश करो कि उस पर बने रहो, यानी उससे ज़्यादा ना हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो अलग बात है, बट नॉर्मली कोशिश करो कि उस पर ज़्यादा ना हो। इन्वेस्ट विद अ गोल, अपने गोल के साथ ही इन्वेस्ट करो, यानी कि जो गोल है वो तुम्हें एक डायरेक्शन देता है और तुम्हारी हेल्प करता है कि तुम उसके अकॉर्डिंग जो है राइट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सको। अवॉइड लोन्स फॉर योर डिज़ायर, यानी कि तुम्हें उसी की ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें वो चाहिए सिर्फ किस लिए, तुम्हारी डिज़ायर है, तुम्हारी वो एक ज़िद है कि तुम्हें वो चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों पे लोन्स लेना जो है वो अवॉइड करो। Invest monthly to become a regularized in your savings and this will also help you maintain consistency, यानी कि मंथली इन्वेस्ट करना सीखो अपनी सेविंग्स पर कि तुम्हें हर मंथली तुम्हें इतना जो है सेविंग करनी है। इससे जो तुम्हारी हेल्प करता है तुम्हारी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने में।
मोटिवेट योरसेल्फ बाय विजुअलाइजिंग द गोल एंड एंड रिजल्ट फॉर विच यू आर वर्किंग फॉर। अब इसलिए तुम मोटिवेट कर सकते हो खुद को, तुमने जो गोल रखा है वो देखकर, और जो तुम्हें एंड रिजल्ट मिल रहा है ये सब वर्क करने का उसको देखकर। अब ये है हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारे यूनिट 1 जो है वो थ्योरी पार्ट जो कंप्लीट हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? ये एक ऐसा टूल है जो तुम्हें बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये कंसेप्ट है जो तुम्हें ये बताता है कि जो तुम्हारे मनी की वैल्यू आज है, ज़रूरी नहीं फ्यूचर में भी वो वही रहे। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि जैसे कि पहले के समय में यानी 2020 में $1 में कितने रुपीज़ होते थे? किसी को पता है? पहले के टाइम में $1 में यानी कि 2020 में जो $1 में 76.38 रुपीज़ हुआ करते थे। बट आज के टाइम में $1 में 83.3 रुपीज़ यानी कि बढ़ गई ना वैल्यू। तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे रुपीज़ की आज जो वैल्यू है फ्यूचर में भी वही वैल्यू रहे। ठीक है? तो और इसके लिए हमने जो हमारा कुछ मेन फाइनेंशियल मैथमेटिक टर्म्स है वो यहाँ पर दिए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म्स उसके, जैसे पीवी प्रेजेंट वैल्यू, एफवी फ्यूचर वैल्यू, पीएमटी पेमेंट एन्युटी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, आई इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट रिक्वायर्ड रेट, एन और एनपीईआर नंबर ऑफ पीरियड्स, बीजीएन beginning of the period and end of the period, type 1 for the beginning of the period and 0 for the end of the period. एक्सेल देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो कि हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है अफेक्ट करते हैं। कंजम्पशन प्रेफरेंस यानी कि जो अमाउंट है सेटिस्फैक्शन की, अगर वो सेम हो, पीपल चूज टू कंज्यूम नाउ रेदर देन लेटर, यानी कि पीपल उसको अभी के बदले में बाद में कंज्यूम करने पे ध्यान दें। तो most people are willing to forego their current consumption if they discover they will be able to consume more in the future. कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने आज के कंजम्पशन को इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो यार, फ्यूचर में तो हमें ज़्यादा ही मिलना है ना, तो इसलिए आज छोड़ दो। फ्यूचर अनसर्टिनिटी यानी कि फ्यूचर इवेंट्स जो गारंटीड नहीं होते, ये प्रिफर किया जाता है कि जो आज कंज्यूम कर रहे हो वो फ्यूचर में पता नहीं कि मिले ना मिले। इन्फ्लेशन एंड मनी परचेजिंग पावर आर रिलेटेड। इन्फ्लेशन और जो मनी परचेजिंग पावर होती है वो रिलेटेड होती है। अगर तुमने मनी लूज कर दिया तो उसकी कुछ सम ऑफ इट्स परचेजिंग पावर ओवर टाइम। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसेस अ रेगुलर कैश, अगर कोई इन्वेस्टमेंट रेगुलर कैश प्रोवाइड कर रहा है तो द पीरियडिक रिटर्न कैन बी री इन्वेस्टेड टू अर्न इवन हायर रिटर्न। तो जो पीरियडिक रिटर्न होते हैं वो री इन्वेस्ट कर सकता है इनवर हायर रिटर्न्स को अर्न करने के लिए। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के? तो फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में हेल्प करता है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोजेक्ट की डिसाइड करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करने में, एनालाइज करने में किस तरह से जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है सच एज लोन वगैरह, ये सब का इम्पैक्ट पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग। अब टेक्निक्स क्या है? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या है? जो इन फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? जो अभी है। कंपाउंडिंग जो प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाना है, और डिस्काउंटिंग जो फ्यूचर से प्रेजेंट पे। कंपाउंडिंग क्या है? कि फाइंडिंग द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम ऑफ अमाउंट्स पेड और रिसीविंग यूजिंग गिवन इंटरेस्ट रेट, यानी कि कंपाउंडिंग मतलब जो फ्यूचर में मिलने वाला है हमें, जो फ्यूचर में बढ़कर मिलने वाला है। और डिस्काउंटिंग फाइंडिंग द करेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट्स टू बी पेड और रिसीव्ड इन द फ्यूचर यूजिंग अ गिवन डिस्काउंट रेट, यानी कि ये देखकर कि जो आज हमें वैल्यू मिली है और जो मिल रही है वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग क्या होगा डिस्काउंट रेट को यूज़ करके। अब कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट रेट यूज़ किया हमने और डिस्काउंटिंग में डिस्काउंट रेट। ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, या प्रेजेंट वैल्यू है क्या? प्रेजेंट वैल्यू यानी कि करंट वैल्यू, जो फ्यूचर पेमेंट की अभी की जो वैल्यू है लम सम में या फिर जो सेवरल पार्ट्स में डिस्काउंटेड, वो एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट, वो क्या है? तो उसका जो फॉर्मूला है वो है एफ वी अपॉन यानी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर जो है वो एन। यहाँ पर पीवी और एफवीएम में पता है कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, आर जो है वो रेट ऑफ रिटर्न है, और एन जो है वो नंबर ऑफ पीरियड है, एन जो है पावर में। ठीक है। ये नीचे है यानी कि अपॉन में है, 1 प्लस आर की पावर एन जो है वो अपॉन में है। फिर फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू भी उसी की तरह है, यानी कि सम ऑफ सेविंग दैट एनी सेविंग स्कीम्स जो है वो कंपाउंड करती है इंटरेस्ट को, बिल करती है प्री डिसाइडेड को। ठीक है। ये लमसम और साथ रिक्योरिंग इन्वेस्टमेंट जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इन सब में यूज़ किया जाता है। अब अगर हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिंपल इंटरेस्ट अर्न कर रही है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है आई इंटू
1 प्लस आर इंटू टी, यानी कि आई यहाँ पर क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आर है इंटरेस्ट रेट और टी है नंबर ऑफ ईयर्स। अब अगर हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर रहा हो, तब जब फॉर्मूला होता है वो होता है आई प्लस आई इंटू 1 प्लस आर की पावर जो है वो टी। यहाँ भी सेम है, आई जो है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आर जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट है और टी जो है नंबर ऑफ ईयर्स। लास्ट है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रियल रिटर्न ऑफ ऑन द सेविंग अकाउंट और एनी इंटरेस्ट पेइंग इन्वेस्टमेंट, जो कि व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग ओवर टाइम आर कंसीडर, जब वो कंसीडर किया जाता है। इस साथ ही साथ ये भी रियल परसेंटेज रेट भी रिवील करता है, जो कि एक इंटरेस्ट में ओन किया जाता है एक लोन के ऊपर या फिर क्रेडिट कार्ड पर। अब इसका फॉर्मूला है 1 प्लस आई अपॉन एन की पावर एन और फिर उसके साथ -1। आई जो है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, एन जो है नंबर ऑफ पीरियड्स। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यूनिट 1 की जो थ्योरी है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ यूनिट 1 की लाने वाली हूँ। इससे पहले हम लोग, मैं बता चुकी हूँ पहले ही, कि इंटरनेशनल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 1 कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर उसकी वीडियो अब तक नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट हो उससे या इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो आई होप कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करें जिसे भी इनकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।